स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10th के बोर्ड पेपर पैटर्न से रिलेटेड जो व्याकरण विभाग यानी ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड 14 अंकों के लिए आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें शब्द के भेद, अव्यय, संधि विच्छेद, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक, मुहावरे, कारक, विराम चिन्ह, काल परिवर्तन, वाक्य भेद, इन तमाम व्याकरण विभागों से संबंधित कितने अंक के लिए और किस पैटर्न में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इन चीजों के बारे में बात हुई थी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से व्याकरण विभाग का पहला जो आपको अंकों के आधार पर प्रश्न पूछा जाने वाला है शब्द भेद से संबंधित, जिसमें संज्ञा शब्द से लेकर सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्दों को आपको पहचानने के लिए पूछा जाएगा। तो आप किस प्रकार से इन शब्दों को पहचान सकते हैं, इन्हीं बातों को समझने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जा रही है। आगे के स्लाइड के माध्यम से सबसे पहले हम लोग शब्द भेद में शब्द क्या है इसके बारे में समझेंगे और फिर इनका भेद हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वो एक एक चीज आगे के वीडियो के माध्यम से, आगे की स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स, शब्द भेद यहाँ जो आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आपको शब्द होता क्या है उसके बारे में बता दूं कि शब्द जो है वर्णों का जो सार्थक रूप होता है, यानी ऐसे वर्णों यानी ऐसे अल्फाबेट को जो अब हम साथ में कलेक्ट करते हैं, साथ में रखते हैं और फिर उनका एक रूप बनता है, उसे ही शब्द कहते हैं। लेकिन ऐसा शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। इस आधार पर शब्द भेद को दो रूपों में बांटा गया है। उन दो रूपों को हम यहाँ पर उनके नाम के आधार पर आपको बतलाना चाह रहे हैं। जैसे विकारी शब्द है, अब यहाँ पर जो विकारी शब्द है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि विकारी शब्द होता क्या है। मतलब ऐसे शब्द जिनमें लिंग की वजह से वचन या कारक इत्यादि के कारण कोई बदलाव आता हो, कोई परिवर्तन आता हो उन शब्दों में, तो ऐसे शब्दों को ही विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दो वाक्य देखिएगा कि रमेश किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर देखिए रमेश जो है वो पुल्लिंग है और पढ़ता जो है वो क्रिया है। तो यहाँ पर अगला वाक्य भी आप देखिए, निशा किताब पढ़ती है, तो रमेश जो पुल्लिंग था जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर, वहां पर देखिए हमने अगर जेंडर चेंज कर दिया है, यानी निशा ले लिया है, स्त्रीलिंग ले लिया है, तो कोई अंतर नहीं आ रहा है। ये भाव आपको समझना है। और जब वाक्य में कर्ता या लिंग में परिवर्तन आता है तो उसी आधार पर उसकी क्रिया में भी बदलाव आता है कि रमेश के साथ पढ़ता है, तो निशा के साथ, चूंकि निशा स्त्रीलिंग का रूप है, तो यहाँ पर क्रिया का रूप भी परिवर्तित हो जाता है, यानी उसमें विकार आ जाता है। तो पढ़ता है की जगह पढ़ती है। ये वाक्य आप देख रहे हैं। दूसरा इसी तरह से या लिंग के आधार पर आपने देखा है। अब यहाँ पर देखिए वचन के आधार पर कि लड़का एक वचन होता है। अब यहाँ पर लड़का पतंग उड़ा रहा है, और अगर इसी को हम बहुवचन के रूप में ले लें, यानी इसके वचन में बदलाव लेकर आए कि लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर परिवर्तन आ गया। यहाँ पर लिंग के आधार पर परिवर्तन आया है और उसी आधार पर क्रिया में भी परिवर्तन है, उसी विकार है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वचन के आधार पर कि लड़का एक वचन है तो लड़के बहुवचन, और इसी आधार पर उसकी क्रिया रहा है की जगह रहे हैं। तो यानी विकार जब होता है जब शब्दों में, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और अगला जो है वो आपका अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द को ही अव्यय भी कहा जाता है, यानी जिसमें किसी तरह से व्यय ना हो, यानी विकार ना हो, परिवर्तन ना हो। विकार का मतलब परिवर्तन, बदलाव, चेंजेस, और अविकारी यानी अव्यय, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंजेस ना हो, किसी तरह का बदलाव ना हो, ऐसे शब्दों को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर इसे आप इस तरह समझ सकते हैं परिभाषा के आधार पर कि विकारी में आपने देखा कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि की वजह से परिवर्तित होते हो तो उनको विकारी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो शब्द लिंग की वजह से, वचन की वजह से, कारक की वजह से, इन तमाम किसी भी कारणों से किसी भी तरह का परिवर्तन, कोई बदलाव ना आता हो, ऐसे ही शब्दों को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। इनका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए कि एक ही तरह का वाक्य मैंने लिया है, कई जगह पर आपको शब्दों में परिवर्तन आएगा, लेकिन एक ऐसा शब्द यहाँ पर आप हाईलाइटेड ऑलरेडी देख रहे हैं, इनमें आपको किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ रहा है। मतलब ये कि सुधीर पाठशाला जाता है और पढ़ाई करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर
सुधीर यानी जो लिंग है, अगर सुधीर ये पुल्लिंग है, अगर इसकी जगह मैंने सुधा कर दिया तो परिवर्तन हो गया है। पाठशाला जाती है और पढ़ाई करती है, तो यहाँ पर कर्ता की जगह करती आ गया है। यहाँ पर देखिए मैंने सर्वनाम रूप ले लिया, यानी संज्ञा की जगह या जेंडर की जगह मैंने सर्वनाम यानी इस शब्द को दूसरे रूप में बदल दिया, यानी विकार वाला रूप आ गया। तो वे पाठशाला जाते हैं और पढ़ते हैं, वे की जगह मैंने जो उत्तम पुरुष होता है पसंद के आधार पर यानी पुरुष के आधार पर, तो यहाँ पर भी परिवर्तन संभव है। पाठशाला जाता हूं और पढ़ता हूं, तो जिस तरह से करता उसी आधार पर क्रिया में भी बदलाव आया है। यानी कहने का मतलब यह यहाँ पर स्टूडेंट्स के वाक्य में कई शब्दों में कई रूपों में बदलाव लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, पुरुष इत्यादि के आधार पर होता है। लेकिन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी वजह से नहीं बदलता, यानी और जो है वो और ही है, उसे हम ना औरा बोल सकते हैं, ना औरे बोल सकते हैं, ना औरो बोल सकते हैं। मतलब और ही रहेगा, भले ही लिंग वचन कारक इत्यादि में क्यों कर परिवर्तन ना होता हो रहा हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि विकारी शब्द वो जिनमें परिवर्तन होता हो, अविकारी शब्द वो जिनमें परिवर्तन ना होता हो किसी भी कारण से। अब यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में चार्ट के आधार पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि विकारी शब्द के कितने रूप होते हैं और अविकारी शब्द के कितने रूप होते हैं। देखिए यहाँ पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द को मैंने पिछले स्लाइड में आपको समझा दिया कि विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, अविकारी शब्द जिनमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। अब यहाँ पर इनमें कुछ रूप यानी इनके उपभेद भी हैं कि विकारी जो है वो भी 4 प्रकार के होते हैं, अविकारी भी चार प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर जो विकारी शब्द हैं उनका यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो 4 रूप है उनका नाम क्या है। उन्हें हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन नामों से जानते हैं। और इन चारों नाम जो विकारी शब्द के जो उपभेद हैं, इन सब में परिवर्तन होता है। परिवर्तन किस तरह से होता है वो आगे की स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही तेजी के साथ आपको बता दूं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सब के अलग अलग उपभेद हैं। जैसे संज्ञा का आप देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, और इन सब के बारे में हम एक एक करके समझेंगे आगे की स्लाइड के माध्यम से। सर्वनाम इसी तरह से पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक रूप भी होता है, निजवाचक सर्वनाम भी होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है, संबंधवाचक सर्वनाम भी है। इसी प्रकार से विशेषण के भी उपभेद हैं। गुणवाचक हो गया, परिमाण में निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक है। संख्यावाचक विशेषणों में निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रूप होता है। सार्वनामिक विशेषण भी होता है। और इसी तरह से क्रिया के भी कुछ भेद हैं। सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है। स्टूडेंट्स इन सब के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। आज हम जो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे वो संज्ञा के इन पांचों भेदों को यहाँ पर समझेंगे। बाकी के एक एक करके आगे के वीडियोस में हम इन सब चीजों को समझेंगे कि आप इनको पहचाने कैसे, और उदाहरणों के आधार पर, जिससे आप आसानी के साथ जो आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन दिया जाएगा और अंडरलाइन रहेगा उसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये विकारी शब्द है तो विकारी में कौन सा उपभेद है, अविकारी शब्द है तो अविकारी में कौन सा उपभेद है। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर आगे के तमाम वीडियोस के माध्यम से देखने वाले हैं। तो जिस तरह से विकारी शब्दों के 4 रूप होते हैं स्टूडेंट्स, उसी तरह से अविकारी शब्दों के भी 4 रूप हैं, और वो 4 रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला जो है वो आपका क्रिया विशेषण है, दूसरा जो है वो आपका संबंध सूचक अव्यय है, और जो अगला यानी तीसरा जो है वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। उसके बाद जो चौथा है उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से एक एक करके हम इन सभी भेदों और उपभेदों को उदाहरणों के माध्यम से, परिभाषाओं के आधार पर एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मात्र मैं संज्ञा के जो 5 ये उपभेद हैं, ये कौन कौन से शब्द होते हैं और किस तरह से इन्हें आप पहचान सकते हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स विकारी शब्द के बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया कि ऐसे शब्द जिनमें किसी भी तरह से बदलाव आता हो, परिवर्तन आता हो, चेंजेस होता हो, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और इनका मैंने आपको रूप भी बता दिया कि 4 इनके उपभेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एंड क्रिया।
और आज हम इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा शब्द के बारे में और उनके उपभेदों के बारे में समझेंगे, जिनमें से एक व्यक्तिवाचक भी है। तो संज्ञा शब्द क्या होता है? संज्ञा जो है सम धन ज्ञा यानी सम्यक ज्ञान यानी साक्षात रूप से आपको जो जानकारी देने वाले शब्द होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु, कोई भी भाव, जो सब अलग-अलग नाम, अलग-अलग पहचान के आधार पर जाने जाते हैं, उनको ही हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक-एक करके ये जो संज्ञा के उपभेद हैं, जिनको हमको पहचानना और समझना, पढ़ना है, उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जैसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, यानी जया, भारत, मुंबई, गंगा इत्यादि। ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर प्लेस का नाम है या शहर का नाम है। जातिवाचक में जो है ये एक कम्युनिटी को, एक वर्ग को बतलाता है, यानी किसी का नाम नहीं होता है, बट ये संबोधित इसी प्रकार से होता है कि किसी शहर से संबंधित बात होती है, जैसे नगर, लड़की, नदी, पहाड़ इत्यादि। भाववाचक यानी भावनाओं के आधार पर, फीलिंग्स के आधार पर होता है, जिसे हम सिर्फ प्रतीत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते। तो मतलब चतुराई, बेईमानी, प्रसन्नता, बचपन, नाराजगी इत्यादि ये भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। द्रव्यवाचक यानी जो लिक्विड होता है, जो पदार्थ होता है, जिसे मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, ऐसे संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है, जिनमें पानी, दूध, सोना, चांदी, अनाज इस तरह की चीजों को काउंट करते हैं। समूहवाचक में एक ग्रुप का वर्णन होता है, भीड़ का वर्णन होता है, जहां पर एक नहीं कई लोगों का एक तरह से अर्थ निकलता हो, ऐसे संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि समूह है, भीड़ है, सेना है, फौज है, गुच्छा है इत्यादि है। अब हम आगे की स्लाइड के माध्यम से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक इन संज्ञा शब्दों को हम उनके परिभाषा और एक-एक करके उदाहरणों के आधार पर हम आगे की स्लाइड के माध्यम से इनको हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ पर आप देख लीजिए, उसके बाद फिर उदाहरणों के माध्यम से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किस प्रकार से आप पहचाने वो हम यहाँ पर देखेंगे। विद्यार्थियों, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति यानी कोई खास, कोई स्पेशल इंसान, कोई स्पेशल वस्तु, कोई खास जगह, कोई खास भाव, फीलिंग्स के नाम का पता चलता हो, ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे जावेद, जया, भारत, मुंबई, गंगा। अब यहाँ पर देखिए ये किसी व्यक्ति का नाम है और ये एक तरह से किसी एक अकेले इंसान का, एक अकेले शय का, एक अकेले प्राणी का यहाँ पर बोध कराता है। भारत कोई एक देश है जो अपने आप में यूनिक हो, अनूठा हो, अनोखा, अद्वितीय हो, उसकी तरह कोई दूसरा ना हो, इस तरह से आप इसको समझिए। मुंबई शहर एक ही है, गंगा नदी एक ही नदी का नाम है इत्यादि जैसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तो इसमें यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री एक व्यक्ति है, एक अकेला ऐसा व्यक्ति जिसका कोई और रूप या भाव नहीं हो सकता है। भारत एक सुंदर देश है, सरला गाना गाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तो ये जो हाइलाइट और बोल्ड लेटर में लिखा गया है, ये आपके किसी विशेष व्यक्ति या कोई विशेष देश का नाम, किसी खास महिला का नाम या किसी देश शहर का नाम, वो जो यूनिक होता है, विशेष होता है, उसको ही हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिसे आप कॉमन नाउन कहते हो, इसकी परिभाषा आप इस तरह से देख सकते हो कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति, कोई कम्युनिटी, कोई वर्ग विशेष का पता चलता हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। मतलब जैसे नगर, अब नगर यानी शहर, मतलब कोई एक मुंबई एक शहर हो गया, दिल्ली एक शहर हो गया, लेकिन मुंबई एक शहर का नाम है। मुंबई कई शहर नहीं है, मुंबई एक ही शहर है, बट नगर कई हो सकते हैं। दिल्ली भी नगर है, मुंबई भी नगर है, लखनऊ भी नगर है, दूसरे नासिक नासिक भी एक नगर है। कहने का मतलब शहर कई हो सकते हैं, लेकिन उनका अगर कोई एक पर्टिकुलर नाम है तो वो एक ही हो सकता है, वो कई नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से लड़की एक कम्युनिटी, एक जाति, एक समुदाय
वर्ग विशेष को इंगित करती है। अब यहाँ पर अगर किसी का नाम दे दिया जाए तो वो विशेष हो जाएगा, लेकिन लड़कियां जो हैं, अलग अलग लड़कियां, वो लड़की कम्युनिटी में आएगी, लेकिन उनका अगर विशेष नाम हो जाए तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। इसी तरह से नदी है कि गंगा एक विशेष नदी का नाम है, लेकिन बहुत सारी नदियां हैं जैसे यमुना, सरस्वती, इस तरह की बहुत सारी नदियां हैं। पुस्तक इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि पुस्तक जो है, अगर हम किसी खास नाम दे दें किसी किताब का, भगवत गीता, रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ वाणी, इस तरह से अगर किसी का नाम दे दिया जाए तो ये एक अकेला ही है, इस जैसा और कोई पुस्तक नहीं, कोई किताब नहीं है। लेकिन हम किसी भी नाम वाली जो उसकी जाति है उसको हम पुस्तक बोल सकते हैं। इसी प्रकार से पहाड़ है, हिमालय अपना एक पर्वत है। हिमालय शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, लेकिन वो पहाड़ है, उसकी जाति है, तो पहाड़ कई होते हैं, चाहे वो हिमालय ही क्यों ना हो, चाहे वो सह्याद्री क्यों ना हो। इस तरह से बहुत सारी नदियां, बहुत सारे पहाड़, बहुत सारे रूप जो है वो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण आप देख सकते हैं कि लड़की खेल रही, किसी का नाम नहीं है, ये एक जाति को इंगित किया जा रहा है कि कोई लड़की जो है खेल रही है जिसका नाम नहीं, तो लड़कियां कई हो सकती हैं। वह पुस्तक किसी खास विशेष पुस्तक का नाम नहीं है, बल्कि बल्कि यहाँ पर उसके समुदाय का वर्णन किया गया है। अगला जो है भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्द जिसे इंग्लिश में आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, कि जिन संज्ञा शब्दों से भावनाओं का, भावना मतलब फीलिंग्स, यानी आप उसे प्रतीत करें, उसे आप महसूस करें, ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे चतुराई, मतलब ये यहाँ पर कोई विशेष, मतलब हम किसी की विशेषता अगर बताएं कि वो बहुत चतुर है, तब तो वो विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसे हम बोल सकते हैं। लेकिन चतुराई जो एक भाव होता है कि चतुराई किस रंग रूप की है, उसे हम नहीं देख सकते हैं, उसे हम सिर्फ मात्र जो है महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से बेईमानी, हम किसी को कहेंगे कि उसकी विशेषता क्या है, बेईमान, बेईमान की हम बेईमान बोलेंगे, लेकिन उसकी बेईमानी किस रंग रूप की है ये नहीं पहचाना जा सकता। इसी तरह से प्रसन्नता, वो खुश है, ठीक है, लेकिन उसकी खुशी किस रूप रंग की होती है वो हम सिर्फ प्रतीत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से बचपना, बच्चे को लिया जा सकता है गोद में कि वो बच्चा है, ठीक है, लेकिन तो यहाँ पर एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई बच्चा है तो हम उसे गोद में उठा सकते हैं, उसे खिला सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका बचपना किस रंग रूप का है, उसे क्या टच किया जा सकता है, उसे क्या देखा जा सकता है, नामुमकिन जैसी चीज है यहाँ पर। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आप उसे सिर्फ महसूस कर सकते हो, यानी उसके बचपने को महसूस कर सकते हो। बच्चे को आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, गोद में ले सकते हो, लेकिन उसका बचपना, उसकी शरारतें, उसकी एक्टिविटीज, ये सारी चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती है। ठीक इसी तरह से कोई नाराज है तो हम कहेंगे कि हाँ वो नाराज है, लेकिन उसकी नाराजगी का क्या रंग रूप है, कौन से कलर की है, ये बताना जो है नामुमकिन होता है। हाँ, उसकी नाराजगी को हम महसूस कर सकते हैं, उसके हाव भाव से, उसके एक्सप्रेशन से, उसकी जो भी वो एक्टिविटीज कर रहा है, जो वो रिएक्ट कर रहा है, जो प्रतिक्रिया दे रहा है। तो कहने का मतलब ये कि सारी चीजें जो हैं, जो फीलिंग्स आती हैं, जो महसूस होने वाली बात होती है, जो प्रतीत होने वाली बात होती है, इजेंट्स, वो भाववाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर होती है। यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए कि उसमें अभी भी बचपना है, यानी उसमें अभी भी शरारतें वाली हरकतें हैं, उस तरह की भाव हैं जिन्हें हम मतलब देखकर महसूस कर सकते हैं, बट वो है रंग रूप क्या, वो हम नहीं बता सकते। ठीक इसी तरह से दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए कि पिताजी की नाराजगी से बच्चे डरते हैं। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा शब्द का मतलब यहाँ पर ये कि वो जो हमें महसूस कराए, वो जो हम महसूस कर सकें, प्रतीत कर सकें, वो आपका जो है भाववाचक संज्ञा शब्द, ऐसे ही शब्दों को कहा जाता है। अगला स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो संज्ञा का उपभेद है वो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, जिसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। और इसकी परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य या धातु का पता चलता है, ऐसे शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे पानी, दूध, सोना, चांदी, लोहा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीजें आप देख सकते हैं कि इनको आप गिन नहीं सकते हैं, इनको सिर्फ मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, ठीक है, मेजरमेंट एक तरह से किया जा सकता है। इसीलिए ऐसे शब्दों को जो है मटेरियल नाउन, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। इनका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आजकल सोना, सोना मतलब गोल्ड, बहुत महंगा हो गया है, दूध का भाव बढ़ता ही जा रहा है। मतलब जहां पर आपको लिक्विड, जहां पर अनाज, जहां पर कपड़ा इत्यादि जैसे शब्द दिखलाई पड़े, ऐसे शब्दों को आप द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहेंगे।
अगला समूहवाचक संज्ञा शब्द जिसे आप कलेक्टिव नाउन कहते हो, इसकी परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो संज्ञा शब्द समूह का यानी ग्रुप का, एक हुजूम का, एक भीड़ का यानी पब्लिक का, तमाम लोग एक साथ महसूस हो, पता चले, वो सारे शब्द जो हैं जो इस तरह का भाव बोध कराते हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। मतलब जैसे सेना हो गई, फौज है, भीड़ है, गुच्छा है, हाँ, झुंड है, ऐसे शब्दों को हम समूह वाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय सेना का सामना कोई भी देश नहीं कर सकता है, ट्रेनों और बसों में भीड़ बहुत होती है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सेना कोई एक अकेले इंसान या कोई एक दो लोगों से नहीं, कई लोगों से मिलकर बनती है। ठीक इसी तरह से भीड़ एक दो लोगों से नहीं, बहुत सारे लोग जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो ऐसे शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। स्टूडेंट्स, आगे की स्लाइड के माध्यम से एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण एक ट्रिक जिसे आप कह सकते हो, खासकर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, चूंकि ये बहुत कॉमन एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आते हैं, तो उसका बहुत ही आसान शब्दों में मैं यहाँ पर आसान ट्रिक के साथ आपको समझाने वाला हूँ। वो आगे की स्लाइड में आप देख सकते हैं। हेडिंग देखिए यहाँ पर दिया मैंने कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्दों को पहचानने का आसान तरीका। वो तरीका क्या है? मैं यहाँ पर पूरा आपके सामने सीन रख देता हूँ कि एक तरफ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक तरफ है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का रूप एक वचन यानी सिंगुलर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है, और ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का रूप एक वचन रहता है। जैसे रामायण बहुवचन नहीं हो सकता, रामायणों नहीं हो सकता, गंगा गंगो नहीं हो सकता, मुंबई मुंबईयों नहीं हो सकता, राम रामो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जहां पर आपको इस तरह के शब्द जिनमें बहुवचन किसी भी तरह से संभव ना हो, प्लूरल बनाना संभव ना हो, ऐसे नाम वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। और जातिवाचक का यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स के, जातिवाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं वो बहुवचन में रहते हैं या इन शब्दों का बहुवचन रूप बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे आपकी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। किताब एक वचन है, बट इसे आप किताबें कह सकते हैं। नदी एक वचन है, इसे आप नदियां कह सकते हैं, और उसका अर्थ भी निकलेगा शहर या नगर, शहरों या नगरों, आदमी आदमियों। तो यहाँ पर देखिए एक जाति का, एक ग्रुप, क्या नाम है, एक कैटेगरी का यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं कि कोई नाम नहीं है यहाँ पर, लेकिन रामायण एक पुस्तक हो सकती है, रामायण एक किताब हो सकती है, लेकिन रामायण कई किताबें हैं वो यहाँ पर आपको नहीं दिखलाई पड़ेगा। किताब एक वचन है, किताब में बहुवचन है, नदी गंगा नदी भी है, ठीक है, नदियां और भी हो सकती हैं, जरूरी कि सिर्फ गंगा हो। लेकिन अगर किसी विशेष नाम के आधार पर नदी को कहा जाएगा, नाम दिया जाएगा, तो वो गंगा गंगा ही रहेगी, उसे हम जमुना नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से शहर कई हो सकते हैं, दिल्ली, ठीक है, बहुत सारे शहर हैं, मुंबई शहर है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत देश में बहुत सारे शहर हैं, तो यहाँ पर ठीक है, ये इस तरह से आप जातिवाचक इनको आप समझ सकते हैं। मतलब ये कि व्यक्तिवाचक सिंगुलर होता है और जातिवाचक जो है वो आपका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। इस आधार पर आप आसानी से उनको पहचान सकते हैं। एक बात यहाँ पर आपको मैं बताते हुए चलूं कि वो भाववाचक संज्ञा शब्द जो एक वचन में होते हैं, अगर हम उन्हें बहुवचन में बदल देते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा शब्द भाववाचक नहीं बल्कि वो जातिवाचक में बन जाएंगे। जैसे एक दो उदाहरण मैं आपको दे दूं, कुर्बानी, ये फीलिंग से ये महसूस किया जा सकता है, ये आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है। लेकिन कुर्बानी के जब आप बहुवचन बनाएंगे कुर्बानियां, तो फिर वो जातिवाचक हो जाएगी। इसी प्रकार से जवानी, ये आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन जवानियां ये आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। मेहरबानी, ये आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन जब इसे हम मेहरबानियां कह देंगे, बहुवचन में बदल देंगे, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द, इनको आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जहां पर संज्ञा शब्द का एक रूप वचन होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, जहां पर बहुवचन में परिवर्तित किया जा सके या एक वचन में रहे और उसे परिवर्तित किया जा सके, वहां पर जातिवाचक संज्ञा शब्द, आप उसे इस आधार पर आसानी के साथ पहचान सकते हैं। स्टूडेंट्स,
इस आशा के साथ कि संज्ञा शब्द की आप पहचान किस तरह से आसानी के साथ कर सकें, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का मेरा मकसद पूरा हुआ होगा। अगले वीडियो में सर्वनाम शब्दों की आप पहचान किस तरह से कर सकते हैं या विशेषण या क्रिया शब्दों को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, वो आगे की वीडियो के माध्यम से एक-एक करके आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।